बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का विकास। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति। ये एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म टॉपिक जय नारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट सेकंड के वनस्पति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी की द्वितीय इकाई में शामिल किया गया है। वैज्ञानिकों को एंजियोस्पर्म के उद्भव पर कई वर्षों तक अनवरत शोध कंटिन्यूस रिसर्च के पश्चात यह स्थापित हुआ कि एंजियोस्पर्म का जो उद्भव है बहुस्रोतोद्भवी, पॉलीफाइलेटिक अथवा पैचीफाइलेटिक था। इस तथ्य के मानने से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट व सत्य रूप से माना जा सकता है कि इस प्रकार के पादप कभी भी प्रकृति में उपस्थित नहीं थे जिनसे आज के एंजियोस्पर्म विकसित हुए होंगे। किंतु काल्पनिक रूप से हम ऐसे पादपों की कल्पना कर सकते हैं जिनमें आज उपस्थित सभी विभिन्न प्रकार के एंजियोस्पर्म समूह के पादपों के विशिष्ट लाक्षणिक गुण जैसे द्विनिषेचन, हाशिद युग्मकोद्भिद, परागकणों का बीजांड से दूर, वर्तिकाग्र पर अंकुरित होना तथा फल का बनना आदि सभी गुण उपस्थित थे। किंतु एक भी ऐसा गुण अनुपस्थित नहीं था जो आज के किसी भी एंजियोस्पर्म समूह में पाया जाता है। यहाँ पर मानना होगा कि पादपों को एंजियोस्पर्म की श्रेणी में रखने के लिए मान्य गुणों के रूप में उल्लेखित जो भी लाक्षणिक गुण हैं वह सभी लक्षण अलग अलग दिशाओं में शारीरिकीय, एनाटॉमिकल, कायिक, वेजिटेटिव तथा पुष्पीय चक्रों, फ्लोरल वर्ष के विकास के क्रम में क्रमशः पृथक पृथक रूप से विकसित हुए होंगे। किंतु यह सभी कुछ आद्य व प्रागत लक्षण आपस में इस प्रकार से गुंथे हुए पादपों में उपस्थित थे, वे पादप एंजियोस्पर्म कहलाने के योग्य हो गए। अधूरे जीवाश्मीय प्रमाणों के आधार पर उपरोक्त लक्षण पादपों में कैसे व कब विकसित हुए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। अतः एंजियोस्पर्म के विकास के लिए वैज्ञानिक तुलनात्मक आकारिकी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के द्वारा जुटाए गए अपर्याप्त प्रमाणों के आधार बनाकर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। आर्थर जे इम्स 1961 ने वर्तमान में उपस्थित जीवित पादपों को आधार बनाकर एंजियोस्पर्म के विकास पर अपना मत प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार एंजियोस्पर्म के विभिन्न कायिक व पुष्पीय संरचनाओं में पहले बढ़ती हुई जटिलता इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी दृष्टिगोचर होती है, किंतु बाद में अनेक जेनरा में प्रतिक्रमण रेट्रोग्रेसिव परिवर्तनों की वजह से इन संरचनाओं का सरलीकरण हुआ। यह सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन उपरोक्त संरचनाओं के संयुग्मित फ्यूज्ड होने अथवा रिड्यूस्ड होने ह्रास होने के कारण माना जा सकता है। एंजियोस्पर्म के विकास की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक एक लक्षण की विकासीय प्रवृत्ति इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ ईच कैरेक्टर की अलग से व्याख्या करके अंततः विभिन्न कुलों व समूह के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्याख्या करने में वैज्ञानिक सक्षम हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सभी लक्षणों को एक एक करके उनके इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटेट। वैज्ञानिकों द्वारा यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित है कि नम उष्णकटिबंधीय मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्षेत्रों में एंजियोस्पर्म का उद्भव हुआ तथा आज भी अधिकांश पादप जातियां बहुतायत रूप से इन्हीं क्षेत्रों में वितरित हैं एवं इन स्थलों से आज भी वैज्ञानिकों को काफ़ी नई जातियां मिलती रहती हैं। इन पादपों की प्रकृति झाड़ी अथवा काष्ठीय वृक्षवत रही होगी, यह मत अधिक मान्य है। पत्तियों की बात करें, लीव्स, आद्य एंजियोस्पर्म की पर्ण कैसी रही होगी, इस बारे में वैज्ञानिक एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ का मानना यह है कि एकांतर पर्ण एंजियोस्पर्म की आद्य लक्षण है, किंतु दूसरी ओर टेरिडोस्पर्म की संयुक्त पिच्छाकार पर्ण व ग्लॉसोप्टेरिस की सरल पर्ण के बीच कोई संबंध खोजना व इन दोनों में से एक को आद्य श्रेणी प्रदान करना जब तक कि इनके मध्य की जीवाश्मीय प्रमाण नहीं मिलते वैज्ञानिकों के लिए यह मुश्किल है। तो पत्तियों में
एकांतर पर्ण और दूसरी बात आती है संयुक्त पीछाकार पर्ण, मतलब सरल पर्ण, सिंपल लीफ एवं कंपाउंड लीफ, दोनों में से किसको प्रिमिटिव माना जाए और किसको एडवांस माना जाए, ये जीवाश्मीय प्रमाणों के आधार पर ही संभव है। एंजियोस्पर्म के आद्य कुलों में सरल अछिन्न कोर युक्त पर्ण मिलती हैं, जैसे आद्य कुल रेननकुलेशी में, किंतु अपवाद स्वरूप इसके वंश क्लीमेटिस में संयुक्त पीछाकार पर्ण मिलती है, जो एक प्रागत गुण है। लेग्यूमिनेसी की बात करें तो एक प्रागत कुल है की श्रेणी में आता है, वह इस में सामान्यतः संयुक्त पर्ण पाई जाती है, किंतु क्रोटोलेरिया जेंसिया, एलाइसी कार्पस, इंडिगोफेरा कोटिवोलिया आदि में अपवाद स्वरूप सरल पर्ण मिलते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से यह मानना होगा कि सरल अछिन्न कोर युक्त पर्ण आद्य है, क्योंकि मुख्यतः यह काष्ठीय आद्य उपसंवर्ग मैग्नोलिडी में मिलते हैं। इसी प्रकार चूंकि मैग्नोलिडी में जालिकावत शिराविन्यास युक्त पर्ण मिलते हैं, अतः यह समांतर शिराविन्यास जो कि एक बीजपत्री पादपों का लाक्षणिक गुण है, से आद्य लक्षण के रूप में मान्यता प्राप्त है। जालिकावत शिराविन्यास आद्य समूह जैसे टेरिडोस्पर्म तथा साइकेडोफाइटा में भी पाया जाता है। अनुपर्ण की बात करें स्टिप्यूल्स, तो इसके जीवाश्मीय प्रमाण कुछ भी प्रकाश नहीं डालते, अतः वैज्ञानिक इन्हें ऑर्गनशिव जेनेरिस के रूप में मानते हैं। अनुपन्न आद्य पादपों में सामान्यतः काफ़ी कुलों पाए जाते हैं, किंतु सिम्पेटेली के प्रागत कुलों के कुछ ही वंशों में दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ ये देखा गया है कि 40% काष्ठीय पादपों में अनुपर्ण पाए जाते हैं, जबकि केवल 20% शाकीय पादपों में अनुपर्ण उपस्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म में एकांतर पर्ण सम्मुख व चक्रिक पर्णों से आद्य मानी गई हैं। ये देखा गया है कि सभी संवहनी पादपों में इक्विसिटोफाइटा के अपवाद को छोड़कर एकांतर पर्ण ही बहुतायत से पाई जाती हैं। पर्ण पर उपस्थित रंध्रों में यह माना गया है कि रेननकुलस टाइप के जो रंध्र हैं वो आद्य हैं। इस प्रकार के रंध्रों में द्वार कोशिकाएं सामान्य अधिचर्म कोशिका से घिरी रहती हैं तथा कोई विशिष्ट प्रकार की सहायक कोशिका नहीं होती हैं। विकास के दौरान 2, 4 अथवा अधिक सहायक कोशिकाओं के निर्मित होने व विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होने के उपरांत पैरासिटिक, रूबेशियस, डायसिटिक, कैरोफिलेशियस प्रकार के रंध्रों का विकास हुआ। एस्ट्रेसी में रेननकुलेशियस रंध्रों की उपस्थिति का कारण उसमें रंध्रों से सहायक कोशिका का हासित होना अथवा प्रतिक्रमण परिवर्तन रिट्रोग्रेसिव चेंज के द्वारा सरलीकरण द्वारा माना जा सकता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक एक बात पर सहमत हैं कि सरल, एकांतर, अछिन्न कोर तथा रेननकुलेशियस रंध्रों युक्त पर्ण आद्य प्रकार के पर्णों की श्रेणी में आती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि एक पादप में कुछ आद्य गुण व प्रागत गुण भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे उपरोक्त उदाहरणों में संवहनी पादप इक्विसिटोफाइटा में चक्रिक पर्ण व एस्ट्रेसी में रेननकुलेशियस प्रकार के रंध्रों की उपस्थिति। सांख्यिकी के आधार पर स्टैटिस्टिकल बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि अधिक आद्य गुण एक साथ एक ही पादप में जब उपस्थित होते हैं तब वह आद्य कुल या पादप कहलाता है, या अधिक प्रागत लक्षणों के आधार पर प्रागत कुल कहलाते हैं। अपवाद के रूप में आद्य कुलों में कुछ प्रागत लक्षण हो सकते हैं, दूसरी ओर प्रागत कुल में अपवाद स्वरूप कुछ आद्य लक्षण भी मिल सकते हैं। यह मान्य तथ्य है कि पौधों में उपस्थित सभी लाक्षणिक गुण एक ही विकास की गति नहीं अपनाते। उनमें कुछ गुण विकसित हो जाते हैं व कुछ विकास की गति में पिछड़कर आद्य रह जाते हैं, किंतु चूंकि उन कुलों में अधिक संख्या में प्रागत या आद्य लक्षण उपस्थित होते हैं अतः वह प्रागत या आद्य कुल या समूह बीजी कहलाते हैं। संवहनी संरचनाओं की बात करें, वास्कुलर टिश्यूज़ के अंदर एंजियोस्पर्म की नोडल एनाटॉमी पर काफ़ी शोध हुआ है, किंतु कुछ प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रह जाते हैं। तने पर उपस्थित शाखाओं में 2 पर्ण अनुपद लीफ ट्रेसेस स्टील में एक रिक्त गैप से विकसित होते हैं। ये फंस, जिम्नोस्पर्म तथा आद्य एंजियोस्पर्म कुल जैसे ऑस्ट्रोबेलियसी, इलिशियसी, सची सेंड्रेसी आदि में पाई जाती हैं, किंतु इनकी उपस्थिति वर्बिनेसी,
लिएमेसी तथा सोलेनेसी में प्रश्न खड़े करती हैं जो प्रागत कुल हैं। E.W. सिनॉट 1914 ने सर्वप्रथम एंजियोस्पर्म की पर्व संधि पर शोध करके दर्शाया कि पादपों के वर्गीकरण में पर्व संधि की भी भूमिका होती है। उन्होंने एक रिक्तिकी यूनिलेक्युलर, त्रिरिक्तिकी ट्राइलेक्युलर, बहुरिक्तिकी मल्टीलेक्युलर शब्दावली का उल्लेख किया। सिनोट के मतानुसार त्रिरिक्तिकी प्रकार की पर्व संधि एनाटॉमी आद्य है तथा इससे एक रिक्त की स्थिति उत्पन्न हुई है। बहुरिक्त की पर्व संधि मल्टीलेक्युलर नोड के लिए उनका कहना है कि प्रागत प्रकार है तथा स्वतंत्र रूप से विकसित रिक्त स्थानों व पर्ण अनुपात से यह निर्मित हुई है। त्रिरिक्ति की आद्य पादप समूह रेनेल्स मैग्नोलिडी के कई कुलों व वंशों तथा बहुरिक्त की एपीएससी तथा कई प्रागत कुलों में मिलती हैं। डायग्राम में दिखाया गया है डबल लीफ ट्रेस फर्स्ट डायग्राम के अंदर, जिनके फ्यूजन से सिंगल ट्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंगल ट्रेस बाय फ्यूजन ऑफ टू ट्रेसेस। तो यूनिलेक्युलर नोड के अंदर हम ये देख सकते हैं कि टू ट्रेस से एक सिंगल ट्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से यूनिलेक्युलर से ट्राइलेक्युलर का फॉर्मेशन हो रहा है और ट्राइलेक्युलर से मल्टीलेक्युलर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। कई वैज्ञानिकों जैसे मार्सडन व बेली 1955 ने कई टेरोप्सिडों की पर्व संधि एनाटॉमी पर काफ़ी शोध किया, नॉर्मल एनाटॉमी पर, तथा उन्होंने बताया कि गिंगो टेरिडोस्पर्म है, पोडाइटेल्स, बेनिटाइटेल्स, कोनिफेरस तथा एफिड्रा में एक रिक्त की पर्व संधि आद्य प्रकार की हैं तथा विकास के दौरान त्रिरिक्ति व बहुरिक्त की स्थिति एक रिक्त से विकसित हुई हैं। उपरोक्त प्रकार की संरचना कई वायिकाहीन एंजियोस्पर्म, वेसललेस एंजियोस्पर्म तथा आद्य रेनियल समूह के सदस्यों में पाई जाती हैं। बेली ने आगे बताया कि दल पत्रों, बीज पत्रों, कोटिलिडन्स के संवहन तंत्र में दो पर्ण अनुरेख तथा एक यूनिलेक्युलर नोड पाई जाती हैं। उपरोक्त विवेचना से एक बात स्पष्ट होती है कि टेरोप्सिडा के आद्य एक रिक्त की पर्व संधि कुछ एंजियोस्पर्म में बिना विकसित हुए रह गए, किंतु बाकी पादपों में त्रिरिक्ति की तथा बहुरिक्ति की स्थिति अधिक पर्ण अनुपात के बनने से विकसित हुई है। ये डायग्राम है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रोबेलिया के अंदर डायग्राम, उसके पर्णवर्ग के अंदर जहाँ टू ट्रेसेस सेपरेट इन पिटियोल एंड लेमिना दिखाया गया है। और सेकेंड और थर्ड डायग्राम आपके डाइकोट की कोटिलिडन्स की बात की जा रही है, उसके अंदर है जहाँ एक रिक्त की यूनिलेक्युलर नॉर्मल एनाटॉमी की बात हो रही है। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कोटिलिडनरी ट्रेसेस यूनाइटिंग जुड़ रही हैं। और दूसरे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि टू ट्रेसेस डाइकोटोमसली, मतलब जो ट्रेसेस हैं वो भाजी शाखित हो रही हैं। तो इस तरह से हम कोटिलिडनरी ट्रेसेस के यूनाइटेड होने की बात कर सकते हैं और टू ट्रेसेस डाइकोटोमसली तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो बीजपत्र पाए जाते हैं कोटिलिडन्स, उसके अंदर जो कोटिलिडनरी ट्रेसेस हैं वो यूनाइटेड होकर एक मिडविन का निर्माण कर रही हैं। और दूसरे डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि जो कोटिलिडनरी जो ट्रेसेस हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हो जाती हैं और उसमें से जो अंदर वाली दो शाखाएं हैं वो मिलकर टू सेंट्रल स्ट्रैंड फ्यूज टू फॉर्म मिडविन, जो दो केंद्रीय तंतु होते हैं वो मिलकर और एक मध्य शिरा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम नॉर्मल एनाटॉमी के आधार पर देख सकते हैं कि कौन से पादप आद्य हैं और कौन से पादप प्रागत हैं। जाइलम की बात करें, आद्य प्रकार का जाइलम फर्ण समान था। इसमें वाहिनिका ट्रैकीड दीर्घ संकरी थी जिसमें असंख्य सीढ़ीनुमा परिवर्तित गर्त स्क्लेरिफॉर्म बॉर्डर पिट्स उपस्थित थे। इस प्रकार की वाहिनिकाएँ मैग्नोलिडी के कई कुलों में उपस्थित हैं। रेनेलियल समूह के कास्टीय एंजियोस्पर्म एम्ब्रोलेसी, टेटासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी आदि में वाहिकाएँ अनुपस्थित हैं एवं इनका जाइलम आद्य टेरिडोस्पर्म
से समानता प्रदर्शित करता है। वाहिकाओं में के विकसित होने में सत्य परिवेशित सीढ़ीनुमा गर्त ट्रू स्क्लेरिफॉर्म पिट्स वर्तुलाकार परिवेशित गर्त द्वारा विस्थापित हो गए। जो स्क्लेरिफॉर्म पिट्स थे वो सर्कुलर बॉर्डर पिट्स या वर्तुलाकार परिवेशित गर्तों द्वारा रिप्लेस हो गए तथा बाद में सर्पिलाकार तथा अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। जाइलम में मज्जा रश्मियाँ हेट्रोजीनस प्रकार की होती है, विषम प्रकार की। ये डायग्राम है एफिडा के सर्कुलर बॉर्डर पिट्स का। फ्लोएम की बात करें, चालनी कोशिकाएं और चालनी नलिका सदस्य सीव ट्यूब्स एंड सी ट्यूब्स एलिमेंट्स और मेंबर्स फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम की जीवाश्मीय संरचनाएं पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं होती हैं, अतः फ्लोएम के आद्य व प्रागत विकास का तुलनात्मक विवरण कठिन है। टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में चूंकि फ्लोएम उपस्थित होता है, अतः वह आद्य प्रकार का फ्लोएम माना जाता है। इन सदस्यों की चालनी कोशिकाओं की चालनी नलिकाओं में चालनी क्षेत्र सीव एरिया विशिष्टीकृत नहीं होते हैं, स्पेशलाइज नहीं होते हैं, और चालनी पट्टिकाएं भित्ति भागों में या वाल पार्ट्स पर विशेष रूप से संयुग्मित नहीं होती। इनमें चालनी पट्टिकाएं कोशिका की ओर अरीय भित्ति पर स्थित होती हैं। जो सीव प्लेट होती हैं वो रेडियल वॉल के ऊपर दिखाई देती हैं। आद्य प्रकार का फ्लोएम आद्य जाइलम युक्त कुलों में उपस्थित होता है। चालनी तत्व सीव एलिमेंट लंबे व संकरे होते हैं एवं इनकी अंतस्थ भित्ति नुकीली होती हैं तथा इनमें काफ़ी मात्रा में मृदुतक पाया जाता है। विकास के दौरान चालनी तत्व आकार में छोटे हो गए व चालनी पट्टिका अंतस्थ भित्ति पर निर्मित हो गई, रेडियल से टर्मिनल वॉल के ऊपर रिप्लेस हो गई। ऑस्ट्रोबेलिया तथा कुछ मैग्नोलियस के वंशों में अपवाद स्वरूप सकोशिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, अन्यथा सभी एंजियोस्पर्म में सकोशिकाएँ पाई जाती हैं। प्रागत कुलों के चालनी तत्वों में 2 या अधिक सकोशिकाएँ उपस्थित हो सकती हैं। आद्य फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक अधिक पाया जाता है तथा दृढ़ कोशिकाएँ कम या अनुपस्थित होती हैं, किंतु प्रागत कुलों में फ्लोएम मृदुतक के स्थान पर फ्लोएम फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुछ प्रागत कुलों में बाइकोलेटरल संवन पूल मिलते हैं। यह अवस्था आद्य एंजियोस्पर्म में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। चालनी नलिका सदस्यों में अधिक विशिष्टीकृत विभेदित डिफ्रेंशिएटेड चालनी क्षेत्र सीव एरिया अधिकतर कोशिकाओं के सिरों पर सीमित भित्ति भागों पर लिमिटेड वॉल पार्ट पर पाए जाते हैं, जो चालनी पट्टिकाएं कहलाती हैं। इसके अलावा चालनी नलिका सदस्य सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप से व्यवस्थित चालनी नलिकाओं का निर्माण करते हैं, जो चालनी पट्टिकाओं द्वारा संबंधित रहते हैं। इस प्रकार चालनी नलिकाएं प्रागत एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में ही पाई जाती हैं। इस फ्लोएम के कंटेंट से ये देखा गया है कि जो आद्य प्रकार का फ्लोएम है, जिसमें जो चालनी नलिकाएं हैं और जिसमें जो सीव प्लेट हैं या चालनी पट्टिकाएं हैं वो अरीय भित्ति पे पाई जाती हैं। और जैसे प्रागत कुलों की बात करेंगे तो जो सीव प्लेट हैं वो चालनी नलिकाओं के अंतस्थ सिरों पर आ जाती हैं। एदा एवं संवन पूल कैम्बियम एवं वेस्कुलर बंडल्स काष्ठीय आद्य पादपों में विकसित एदा पाई जाती है, किंतु विकास के दौरान इसका जो रिडक्शन है वह स्पष्ट दिखाई देता है। शाकीय पादपों में कम विकसित एवं अधिकतर केवल संवन पूल के मध्य ही पाई जाती है तथा एक बीजपत्री पादपों में अनुपस्थित होती हैं। संवन पूलों का वलय में व्यवस्थित होना आद्य लक्षण माना गया है, जो द्विबीजपत्री कुलों का सामान्य लक्षण है। प्रागत एक बीजपत्री कुलों में संवन पूल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, अतः यह अवस्था प्रागत मानी जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं उसके अंदर जो विभिन्न लक्षण हैं उनके एवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात की जाए, चाहे वो फ्लोएम हो, जाइलम हो, एदा हो एवं संवन पूल हो, ये सभी एनाटोमिकली या शारीरिक लक्षण हो। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली या फिनोलॉजिकली जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे पर्ण है जिसके अंदर अनुपर्ण, उस पर पाए जाने वाले रंध्रों के प्रकार, पत्तियों की व्यवस्था क्रम, फिलोटैक्सी की बात करें, पर्ण विन्यास की बात करें,
सभी का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।